रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इस आयोजन से जुड़े संगठन और कार्यकर्ता इसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए, जिसकी झलक देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही अयोध्या में भी दिखी, जहां नगर निगम ने स्वच्छ अयोध्या के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत स्वच्छता दौड़ और प्लास्टिक मुक्त अयोध्या के लिए शपथ दिलाने की मुहिम चली। लेकिन स्वच्छ अयोध्या की इन तैयारियों से दूर बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के नेताओं का नफरती प्रलाप जारी रहा। डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। नफरत फैलाने के लिए साजिश की इस थियोरी के जरिए उन्होंने श्री रामोत्सव के लिए डर का माहौल फैलाने की कोशिश की। मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो। हालांकि नेताजी के इरादे को भांपकर ज्यादातर लोग चुप ही रहे। लेकिन ये पहली बार नहीं जब राम मंदिर, रामोत्सव और राम से जुड़े प्रतीकों पर आरजेडी के किसी नेता ने चोट की हो। इसके पहले एक और विधायक फतेह बहादुर सिंह ने भी ऐसा ही कुछ किया था, और उसी कड़ी को एक बार फिर रिले रेस की तरह आरजेडी के दूसरे दिग्गज बढ़ाने की कोशिश करते दिखे, जिसमें ऐसी बयानबाजी के लिए पहचान बनाने वाले पुराने चेहरे चंद्रशेखर सामने आए। अरे सामने से हटिए ना। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। सावित्रीबाई फुले की जयंती के बहाने सासाराम की सभा में बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा, बाद में उसकी व्याख्या करने में वो कुछ कदम और आगे बढ़ गए। कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे। जिस पार्टी को निरक्षर और 9वीं फेल नेताओं का बिहार की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सियों पर बिठाने का श्रेय है, उसके नेता उपदेशक की भूमिका में दिखे। लेकिन रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा कर चुके बिहार के शिक्षा मंत्री बढ़ती चुनावी धमक के बीच रुकने को तैयार नहीं थे। विवादित बयानों की लिस्ट में उन्होंने अपने नाम के आगे एक और बयान जोड़ने की कोशिश की। इसी कोशिश की अगली कड़ी ये रही जिसमें मंदिरों की तुलना लुटने और लूटने की जगह से हुई। कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ, लुटाने के लिए। तो जहाँ छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। आरजेडी नेता ने इस बयान को इस तरह कुछ और साफ किया। वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। इन बयानों के दौरान चंद्रशेखर शायद भूल गए कि कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ बालाजी के दर पर गए थे। आरजेडी की तरफ से ये बयान आया तो इंडिया अलायंस के सहयोगियों को भी ये रास नहीं आया। खासकर गठबंधन के दो बड़े दलों ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया दी, जिनमें एक जेडीयू रही, जिसके साथ बिहार में आरजेडी सरकार चला रही है। जिसको जो मर्जी है बयान दीजिए, टीआरपी बटोरिए, जनता बटोर लेगी इसे में। आरजेडी नेताओं के बयान से दुखी जेडीयू ने ऐसे नेताओं को एक बिन मांगी सलाह भी दे डाली। जो लोग ऐसा बयान देते हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने अपने इलाके में ठाकुरबाड़ी की तरफ देखिएगा मत, क्योंकि ठाकुरबाड़ी तरफ देखिएगा तो वहाँ रामलला मिलेंगे। उधर देखना मना, प्रणाम करना मना, और अपने घर पर कह दीजिए कि जो वैष्णव संप्रदाय में विश्वास करने वाले लोग हैं वो हमारे घर पर उनका प्रवेश निषेध है। निश्चित रूप से आस्था के मामले में अपने सहयोगी दल के नेताओं का ऐसा रवैया और लगातार बयानबाजी जेडीयू को हजम नहीं हो पा रही। कुछ महीने बाद ही नेताओं को जनता के बीच वोट मांगने भी जाना पड़ेगा। इसलिए राम भक्तों का सामना करना किसी भी दल के नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये बात समझ में आ गई। हम लोग सभी भगवान को मान के चलते, चाहे कोई भगवान हो, और उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, न देश आगे बढ़ सकता है। दो सहयोगी दलों ने मंदिर पर अपने साथी नेताओं के बयान पर अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। कोई बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल ही जाता है, शिक्षा चाहिए तो स्कूल और कॉलेज ही जाता है। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने सभी धर्मों का सम्मान करने और आस्था को राजनीति से अलग रखने की वकालत की।
राम मंदिर को लेकर आरजेडी के सहयोगी दलों को जो बयान रास नहीं आया वो संत समाज को तो नागवार गुजरना ही था। आरजेडी के विधायक अजय सिंह और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर संतों की भी प्रतिक्रिया आई। और तपस्वी छावनी मंदिर के पुजारी जगत गुरु परमहंस ने अजय सिंह के बयान का समर्थन करने पर उनसे कुछ सवाल पूछे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केवल मंदिर से उनको चिढ़ क्यों है? वो मस्जिद के लिए नहीं बोल पाए कि मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता, चर्च के लिए नहीं बोल पाए कि चर्च का रास्ता गुलामी का रास्ता। आस्था के मुद्दे पर बयानबाजी करने वालों को एक नसीहत बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी दी। लोग जो है भगवान के सामने अगर आवे तो उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें और हिंदू मुसलमान जो है सिख ईसाई धर्म की राजनीति और जात की राजनीति लोग बंद भी करें। अदालतों में मस्जिद के लिए बरसों लड़ने वाले इकबाल की आवाज सियासी दलों तक शायद ही पहुँचे। राम मंदिर और सनातन आस्था पर बयानबाजी हो तो बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी ही थी। बीजेपी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बयानों को उनकी मानसिकता से जोड़ने की कोशिश करती दिखी। यही वजह रही कि मंदिर को गुलाम मानसिकता का प्रतीक बताए जाने को बीमारी करार दिया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्हों राम को अलग करके देखते हैं, राष्ट्र को अलग करके देखते हैं, उनको इस प्रकार का विकार हो सकता है, विकृति हो सकती है। बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर विरोधी गठबंधन के कई नेताओं के रुख को राम विरोधी बताने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, उसी टीम के हिस्सा हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का कड़ा विरोध कोर्ट के अंदर किया था। सियासी दलों के नजरिए से साफ है कि लोकसभा चुनावों तक बयानबाजी का ये सिलसिला थमने वाला नहीं। इस बीच इंडिया अलायंस के कई घटक दलों के रवैये से अलग कर्नाटक सरकार की पहल दिखी, जहां कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक सरकार ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कुछ अलग करने का फैसला किया, जिसके लिए एक सर्कुलर जारी कर राज्य के 34,000 मंदिरों को विशेष पूजा आयोजित करने को कहा गया। स्पेशल पूजा will be held. कर्नाटक सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कांग्रेस के लोगों को जन्मजात हिंदू बताया और राम मंदिर पर लगे ताले को खुलवाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया। Who opened that temple? It was locked. Rajiv Gandhi, when he was prime minister, at that time government has taken to open that temple. हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन जब रामलिंगा रेड्डी बयान दे रहे थे तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शिरडी में साईं बाबा की पूजा करते दिखे। बीते कुछ महीनों से दक्षिण भारत के राज्यों से सनातन धर्म और राम मंदिर पर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसी दौरान कर्नाटक सरकार के नए फैसले ने बीजेपी को भी चौंका दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राज्य के 34,000 मंदिरों में विशेष पूजा के कर्नाटक सरकार के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा। नहीं तो सद्बुद्धि मिला है। श्री रामोत्सव के लिए जो उत्साह भारत में है, कुछ वैसा ही न्यूयॉर्क में दिखा, जहां के गीता मंदिर में आयोजित माता की चौकी समारोह में हिस्सा लेने मेयर एरिक एडम्स और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान पहुँच गए। City is extremely important. It gives them an opportunity to know that although they're not in India, we have one of the largest Indian populations here in the city. It gives them an opportunity to celebrate and lift up their spirituality to help us all in the healing process. बताया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा। इसके अलावा दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकेगा। इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। फिल्म स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर निमंत्रण देने पहुंचे थे। कैलिफोर्निया में रहने वाले राम भक्तों ने अयोध्या के लिए एम्बुलेंस दान की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन असम में ड्राई डे रहने वाला है, यानी 22 जनवरी को असम में शराब की बिक्री नहीं होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी 22 तारीख को शराब बिक्री पर बैन लगाया गया था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को अब जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग के साथ अयोध्या के लड्डू दुनिया भर में जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लड्डू प्रसाद का जीआई रजिस्ट्रेशन कराया गया है। 22 तारीख को पीएम मोदी की दिवाली मनाने की अपील का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। भंडारा लोकसभा क्षेत्र में राम रथ के जरिए लोगों से दिवाली मनाने की अपील की गई। रामलला के भव्य मंदिर के ऊपर लगने वाला 44 फीट लंबा ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है। इस ध्वज दंड का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद की एक कंपनी ने किया है।
जिसे एक बड़े ट्रक के जरिए अहमदाबाद से अयोध्या लाया गया। बताया गया कि पीतल से तैयार इस ध्वज दंड की लंबाई 44 फीट है और इसे राम मंदिर के मुख्य शिखर पर लगाया जाएगा। राम मंदिर का ध्वज दंड है और ये 44 फीट लंबा है और 7 नंग है टोटल। छोटे छोटे उसकी 20-20 फीट लेंथ है। इसके साथ ही 6 और ध्वज दंड हैं जिनकी लंबाई 20 फीट है और उन्हें अलग अलग मंदिरों पर स्थापित किया जाएगा। 44 फीट लंबे ध्वज दंड का वजन 5500 किलोग्राम है और जानकारी के मुताबिक इसे नागर शैली में बनाया गया है। इसमें कई घंटियां लगी हैं। दावा है कि इन घंटियों के बजने से भगवान राम के उच्चारण का एहसास होगा। अयोध्या में आज से 14 दिनों के बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में गजब का उत्साह है और जिन लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण मिल रहा है उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर के शिव गर्जना ढोल समूह के सदस्यों के बीच भी कुछ इसी तरह का उत्साह नजर आया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नागपुर के मशहूर शिव गर्जना समूह के 111 सदस्य अयोध्या पहुंचेंगे और वहां 24 और 25 जनवरी को अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस ग्रुप के कलाकारों में रामलला का दर्शन करने और उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति देने को लेकर खास उत्साह देखा गया। ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि हमारी कई पीढ़ियों की प्रतीक्षा का फल अब हमें मिल रहा है और भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अयोध्या में धूम धड़ाका भी होगा और ढोल भी बजेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त रह गया है और इस बीच अयोध्या आने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं। परिवहन की भी खास व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को भगवान राम के दरबार में पहुंचने के लिए कोई दिक्कत न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद भगवान राम के दर्शन के लिए लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। तो लाखों लोग प्रतिदिन आने वाले हैं, उसी के दृष्टिगत सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया जाएगा। अयोध्या में विमान सेवा तो पहले ही शुरू हो चुकी है, अब जल सेवाएं भी शुरू करने की तैयारी है। जल यात्रा की भी शुरुआत होगी, परिवहन की भी जबरदस्त व्यवस्था होगी, रेल की भी पहले से कई गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाते हुए व्यवस्था होगी। इसके साथ ही ट्रैवल एजेंसियों और निजी बस संचालकों को भी खास निर्देश दिए गए हैं ताकि अयोध्या आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। 22 जनवरी को राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े नाम अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। इन वीवीआईपी मेहमानों के अयोध्या पहुंचने के लिए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ी संख्या में चार्टर्ड प्लेन उतारने के आवेदन मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक 40 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन लैंड करवाने के आवेदन मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि 22 जनवरी से पहले अयोध्या में 100 से अधिक चार्टर्ड प्लेन लैंड कर सकते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक वहां विमानों के लिए सिर्फ 8 पार्किंग एरिया है। माफ कीजिए, हाँ, सीमित संख्या में ही विमान खड़े किए जा सकते हैं। इन 8 में से 4 पार्किंग एरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेड़े में शामिल विमानों के लिए है। इसलिए अयोध्या पहुंचने वाली ज्यादातर चार्टर्ड विमानों को लैंडिंग के बाद आसपास के दूसरे एयरपोर्ट जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या वाराणसी भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या से रवाना होने के बाद ही ये चार्टर्ड प्लेन अपने यात्रियों को लेने के लिए वापस अयोध्या आ पाएंगे। चार्टर्ड प्लेन के अलावा 21 और 22 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों के फेरे भी बढ़ जाएंगे। बताया जा रहा है कि 21 और 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर 24 घंटे विमान सेवा चालू रहेगी। उस दिन कोहरे और अंधेरे में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ के पूरे इंतजाम किए गए हैं। देश में कोई ऐसा राम भक्त नहीं होगा जो 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाना चाहेगा, मगर सबके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इधर नागपुर में जो भक्त प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं जा पाएंगे, वो अपने हाथों में प्रभु श्री राम का परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं। परमानेंट टैटू यानी वो टैटू जो कभी नहीं मिटेगा। अब पूरी जिंदगी इनके हाथों में भगवान राम का नाम छप चुका है। नागपुर के ही एक टैटू आर्टिस्ट ने इसकी पहल की। जो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा पाएंगे, उन्हें भगवान राम के फ्री टैटू का ऑफर दिया गया। इसके बाद तो मानो टैटू बनवाने वालों की बाढ़ आ गई। बताया गया कि लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 1001 लोगों के हाथों में टैटू बनाया जा रहा है। राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठान के उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया है और जिसके लिए जैसे कि जो राम भक्त है, अब हम अयोध्या नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ 1001 लोगों का निःशुल्क फ्री परमानेंट टैटू राम, जय श्री राम, श्री राम बनवा के अपनी खुशी साझी कर रहे हैं।
हाथों में राम का नाम छपवाने के लिए युवाओं के साथ महिलाएं भी यहाँ पहुँची थी। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसका नारा जो लगा है राम का, इसलिए मेरी भी इच्छा हो गई कि हाथों में राम लिखने को मना करते हैं। नागपुर के इन राम भक्तों के साथ देश के करोड़ों लोग 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार हुए ISIS के आतंकी ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। ISIS आतंकी मोहम्मद शहनवाज ने बताया कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए वो बड़ा हमला करने वाला था। अपने हैंडलर के कहने पर उसने दूसरे आतंकी के साथ गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और वडोदरा में रेकी भी की थी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह पुलिस वैन में सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे थे। आबकारी नीति मामले में संजय सिंह जेल में बंद हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल अपनी पहली सियासी परीक्षा में ही फेल हो गए। करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुंदर ने 12,000 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद रुपिंदर सिंह ने हाथ जोड़कर सभी समर्थकों का अभिवादन किया और जीत पर खुशी जताई। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। रुपिंदर सिंह कुंदर गुरमीत सिंह के बेटे हैं, जिनका पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान निधन हो गया था। इसी वजह से मतदान को स्थगित कर दिया गया था और फिर उपचुनाव कराए गए। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जिसमें बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र पाल को 10 दिन पहले ही भजन लाल सरकार में राज्य मंत्री भी बना दिया गया था, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव नतीजे आने से पहले मंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। करणपुर विधानसभा सीट पर मिली जीत को कांग्रेस ने एक बड़ी कामयाबी बताया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इसका फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जनता बीजेपी के 1 महीने के शासन में ही समझ गई कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। जयपुर में इस जीत के बाद पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, जिन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। इस जीत पर अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी को घेर लिया। जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। वहीं बीजेपी नेताओं ने हार के कारणों की समीक्षा की बात कही। साथ ही इस बात का दावा भी किया जो गलती हुई है उसे दूर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई। पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई, जिसमें पंजाब की 13 और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। दोनों ही पार्टियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में केजरीवाल शामिल नहीं हुए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने दावा किया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई और बीजेपी को हराने के लिए अगली बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, अरविंदर सिंह लवली और सलमान खुर्शीद मौजूद थे, जिन्होंने चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देने का दावा किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर अगली बैठक में अंतिम फैसला हो पाएगा या नहीं, अभी इसके साफ संकेत नहीं मिले हैं, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव की तैयारियों को लेकर चिंता भी जताई और गठबंधन में सीट बंटवारे को जल्द से जल्द तय किए जाने की मांग की। संदीप दीक्षित ने कहा कि जितनी जल्दी सीटें फाइनल होंगी उतनी ताकत से तैयारी पूरी होगी। अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं, सुन रहे हैं कि शायद अकालियों से वो कुछ गठबंधन कर रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि गठबंधन में सीटों पर समझौता करना आसान नहीं। और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस ने आगे बढ़कर सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू की है और जो भी दिक्कतें आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बीच सीट बंटवारे के पेंच में फंसे इंडिया गठबंधन की तैयारियों को लेकर चिंता जताई। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में तेजी से बढ़त बना रही है, जो विपक्षी गठबंधन के लिए चिंता की बात है। केसी त्यागी ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा। केसी त्यागी ने इस दौरान सीट बंटवारे पर कांग्रेस को भी घेरा। जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल स्टेट है या जहाँ उनकी ताकत ज्यादा है वहाँ
अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। इंडिया गठबंधन में जारी इस घमासान पर बीजेपी ने भी सियासी तंज कसा। मुझे लगता नहीं कि उनके यहाँ कन्वीनर तय हो पाएगा। जैसे कन्वीनर तय होगा वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी हो जाएगा, और इसी रेस में दिक्कत है। वो नीतीश कुमार को चाहते हैं कन्वीनर बनाना, और कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ से किसी नेता को कन्वीनर बनाना चाहती है। बीजेपी ने दावा किया कि आने वाले समय में गठबंधन की ये दरार और बढ़ेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के शामिल नहीं होने की वजह अखिलेश यादव को बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी भी करार दिया और इस बात का जिक्र भी किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदला। सोशल मीडिया में जारी किए गए बयान में मायावती ने 2 जून 1995 को हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान बीएसपी दफ्तर के पास बनाए गए ऊंचा पुल से सुरक्षा को खतरा बताया। मायावती ने लिखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही समाजवादी पार्टी फिर से अपने दलित विरोधी एजेंडे पर आ गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख जिससे भी गठबंधन करते हैं उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है। समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 के घिनौने कृत्य समेत अनेक दलित विरोधी फैसले लिए, जिसमें बीएसपी के दफ्तर के पास ऊंचा पुल बनाने का काम भी है, जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया और पार्टी की बैठकों को बीएसपी प्रमुख के आवास पर करना पड़ता है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से सुरक्षित स्थान पर पार्टी कार्यालय की व्यवस्था करने का अनुरोध करती है। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने दलित विरोधी एजेंडे पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी को घेरा। साथ ही यूपी सरकार से दलित विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की। मायावती ने ये दावा भी किया कि बीएसपी दफ्तर के बाहर बने पुल से उनको और पार्टी नेताओं को बड़ा खतरा है। कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान इस पुल को बनाया गया था जानबूझकर, ताकि बसपा कार्यालय के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, उस पर नजर रखी जा सके। जब भी बसपा मुख्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर इस पुल पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है सुरक्षा के लिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने के आरोप भी लगाए। मायावती ने ये बात जरूर कही कि हमने प्रयास किया कि शायद समाजवादी पार्टी का जो नजरिया है वो दलितों को लेकर बदले, लेकिन उसके बाद भी उनका नजरिया नहीं बदला, इसीलिए उनके साथ गठबंधन भी तोड़ना पड़ा। मायावती ने ये दावा भी किया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने कई दलित विरोधी फैसले लिए। मायावती की सुरक्षा की अपील पर यूपी सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि चाहे मायावती हो या कोई और, सबकी सुरक्षा के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है और जो जरूरी कदम है वो यूपी सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। साथ ही मायावती के बयान के जरिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया। बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृतसंकल्प है, और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, के विरोध में सदैव आचरण किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप भी लगाया। भारत से पंगा लेकर मालदीव्स फंस गया है। उसे अपनी गलती का एहसास होता नजर आ रहा है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव्स की अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं। और तो और टूर एंड ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने तो मालदीव्स के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी है। कंपनी आगे भी मालदीव्स के लिए कोई बुकिंग नहीं लेगी। जितनी भी हमारी प्रायर बुकिंग हो चुकी है मालदीव्स को, वो हम ऑनर करेंगे। जो कि नई बुकिंग्स होगी उसके लिए हम कोई भी टिकट्स नहीं बना रहे हैं। इंडिया से जैसे मैंने बताया लगभग 3 लाख लोग मालदीव जाते थे, तो वो अब फैसिलिटी ईज माई ट्रिप को उपयोग नहीं कर पाएंगे। Lakshadweep has seen a remarkable 3400% increase in searches ever since our honorable PM visited the islands. देश के छोटे ट्रैवल एजेंट्स का भी कहना है कि जिन लोगों ने मालदीव्स जाने के लिए फ्लाइट्स बुक की थी वो अपनी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं। आफ्टरनून अप्रोक्सीमेट 2 o'clock तक मेरे पास 15 कैंसिलेशन आई है। ऑल टुगेदर में 25 बुकिंग थी मेरे पास। साल 2023 में 1,93,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव्स गए थे। मालदीव्स में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। और यही वजह है कि नुकसान होता देख मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई। उसने तुरंत बड़ी कार्रवाई की। मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया।
जिन्होंने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन तीनों मंत्रियों के नाम हैं मरियम श्यूना, मालशा और हसन जेहान। मालदीव सरकार ने इस मामले पर बयान भी जारी किया और कहा कि मंत्री की गई टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और ये सरकार की भाषा नहीं है। It is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful. राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर इस मामले को बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। मुइज्जू को डर है कि कहीं उनके मंत्रियों के बयान का असर मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर न पड़ जाए, जो पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है। लेकिन भारत सरकार ने मालदीव्स के तीनों मंत्रियों के आपत्तिजनक विवाद को लेकर सख्त तेवर अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव्स के उच्चायुक्त को तलब किया, जिसके बाद मालदीव्स के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने मालदीव्स की तरफ से सफाई दी और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने की जानकारी भी दी है। दूसरी तरफ मालदीव्स ने भी भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर को माले में तलब किया और उनसे भारत सरकार के इस मामले में रुख जानने की कोशिश की। इन सब हलचल के बीच चीन के समर्थक माने जाने वाले मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे और इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के हाथों कठपुतली बने हुए हैं। चाइना जो है वो उनको ऋण के अंदर फंसा रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर का ऋण मालदीव्स ने चाइना को देना है। ऐसी परंपरा रही है कि मालदीव्स में चुनाव में जीतने के बाद अक्सर राष्ट्रपति सबसे पहले भारत के दौरे पर आते थे, लेकिन नवंबर 2023 में मालदीव्स के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने इसके ठीक उलट कूटनीति अपनाई। सबसे पहले उन्होंने तुर्की का दौरा किया और अब वो चीन के दौरे पर हैं। मालदीव्स के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान के बाद बॉलीवुड के कई कलाकार भी मालदीव्स के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। कई फिल्मी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने की पहल का समर्थन करते हुए मालदीव्स पर निशाना साधा और इसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की लक्षद्वीप वाली पोस्ट को बढ़ाते हुए कहा, मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जगह हैं। हैरान करने वाले समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। जय हिंद। सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, लक्षद्वीप के खूबसूरत, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे भारत में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की प्रतिक्रिया कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आई। हम अपने इंडिया के साथ में खड़े, परंतु ये जो सितारे बोलते हैं ना, इन सितारों को जो देश में क्राइम बढ़ता है नहीं दिखाई देता। अरे भाई, लक्षद्वीप के आसपास मणिपुर भी हमारे देश में। आज तक कितने सितारों ने मणिपुर पे बोला है? किसी एक का नाम लेके बताएंगे? बॉलीवुड के सितारे अक्षय कुमार, अजय देवगन, श्रद्धा कपूर, जॉन इब्राहिम सहित कई फिल्मी सितारों ने भी मालदीव्स का विरोध करते हुए लक्षद्वीप जाने की अपील की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। आम चुनावों से विपक्ष के बहिष्कार के बीच शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग को 2/3 बहुमत हासिल हुआ और पहले से लगभग तय मानी जा रही शेख हसीना की जीत पर मुहर लग गई। बांग्लादेश आवामी लीग ने 299 में 200 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर गोपालगंज 3 संसदीय सीट से शानदार जीत हासिल की। उन्हें 2,49,965 वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के एम निजामुद्दीन लश्कर को महज 469 वोट ही मिले। हालांकि विपक्ष के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में इस बार करीब 40% मतदान हुआ, जबकि पिछले चुनावों में यह आंकड़ा 80% था। लेकिन इस एक तरफा जीत के साथ शेख हसीना का बतौर प्रधानमंत्री ये 5वां कार्यकाल होगा। बांग्लादेश में बैलेट के जरिए मतदान हुआ, जिसकी गिनती अभी भी जारी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चुनाव आयोग आज देर रात तक चुनावी नतीजों पर अंतिम आधिकारिक घोषणा कर सकता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 1986 के बाद से 8वीं बार गोपालगंज 3 सीट से संसद पहुंची। इस जीत ने 76 साल की शेख हसीना को बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेता बना दिया, जिसका श्रेय बांग्लादेश की हिंदू आबादी को भी जाता है। शेख हसीना की पार्टी ने इन आम चुनावों में 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है और इस जीत में बांग्लादेश के 10% हिंदू निर्णायक भूमिका में रहे, जिन्होंने शेख हसीना के समर्थन में जमकर वोट डाले। बांग्लादेश की कई सीटें ऐसी थीं जहां 20 से 40% तक हिंदू वोटर थे। आबादी के आंकड़े ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश में जिन सीटों पर हिंदू आबादी खतरे में है, वहां खुलकर शेख हसीना को वोट दिए गए।
वहीं जीत के बाद शेख हसीना ने सन 1971 और 1975 में भारत से मिले समर्थन की सराहना करते हुए मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। India we consider our next door neighbor and we have many problems but we solve it through bilaterally. I really appreciate that with neighbor we have wonderful relationship. जीत के बाद विपक्ष पर पलटवार करते हुए शेख हसीना ने कहा कि उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश के लोगों ने इस चुनाव को स्वीकार किया या नहीं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी ने लोगों से चुनाव से दूर रहने की अपील की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए आम चुनाव, जिसके नतीजे पहले से ही तय माने जा रहे थे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दलों का चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। चुनाव बहिष्कार के लिए उनके पास एक नहीं कई वजह थी। बांग्लादेश के सबसे बड़े विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने अपने बड़े नेताओं के जेल में या निर्वासित होने के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी दल लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष की दलील है कि उनको प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भरोसा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाएंगी। विपक्षी दलों की मांग थी कि शेख हसीना पद छोड़ दें और एक अंतरिम सरकार की निगरानी में चुनाव करवाया जाए, लेकिन शेख हसीना ने विपक्ष की सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रमुख विपक्षी दलों के बहिष्कार के बावजूद करीब 27 राजनीतिक दलों के 1500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे। इसके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा। शेख हसीना साल 2009 से लगातार सत्ता में बरकरार है। 1996 में वो पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। देश भर में ठंड का जो सीजन है वो चरम पर है। श्रीनगर में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया। जनवरी का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है। श्रीनगर में 0 से नीचे तापमान जाने के बाद डल झील जम गई, तो वहीं रात होते ही उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे का असर दिखने लगता है। घने कोहरे की वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बताया गया कि सड़क पर कोहरे की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया था। देहरादून के वेटलैंड संरक्षण रिजर्व में साइबेरियन पक्षी आए हैं। ठंड के सीजन में हर साल ये पक्षी साइबेरिया से 5000 मील का सफर करके भारत की ओर आते हैं। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अब 3 हफ्तों से भी कम समय बचा है। इसके लिए दिल्ली में तैयारियां जारी हैं। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड की रिहर्सल की गई। बिल्किस बानो केस में समय से पहले रिहा हुए सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के सजा माफी के फैसले को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में रिहा किए गए 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इससे पहले सभी दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वही राज्य दोषियों की माफी याचिका पर फैसला ले सकता है। महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्ष के कई नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से हमारी बहन बेटियों को न्याय मिला है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि अदालत का ये फैसला उन लोगों के लिए सबक है जिन्होंने इन अपराधियों की अवैध रिहाई में मदद की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। वृंदा करात ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। बर्बर अपराध के दोषी जो दोषी पाए गए हैं, उनका जगह केवल जेल में है। बिल्किस बानो के परिवार और उनके पड़ोसियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी को घेर लिया। कई विपक्षी नेताओं ने इस पर बीजेपी से जवाब देने की भी मांग की।
जिनमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई भी सरकार किसी बलात्कारी को ऐसे नहीं छोड़ेगी। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप की शिकार बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने भारत समेत एशियाई देशों को एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे तेल के दाम में कटौती का ऐलान किया है। तेल बाजार के जानकार इसे मोदी नीति की बड़ी कामयाबी कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरामको ने फरवरी से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे तेल की कीमतों में $2 प्रति बैरल की कटौती की घोषणा की है। इस कटौती के बाद कच्चे तेल के दाम 27 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। माना जा रहा है कि कच्चा तेल सस्ता होने पर लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम घटा सकती है। जानकारों के मुताबिक पहले भारत और चीन अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल सऊदी अरब से ही खरीदते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस भारत और चीन का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है, क्योंकि पश्चिमी देशों की पाबंदी के चलते रूस भारत और चीन जैसे देशों के कम कीमत पर कच्चा तेल बेचने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात बीते 2 साल में 1% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया है। कच्चे तेल के कारोबार पर बुरा असर और अपने पुराने ग्राहकों को जाते देख सऊदी अरामको ने तेल के दाम घटाने का फैसला किया है। भारत के नजरिए से देखें तो इस वक्त भारत के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि रूस पहले से ही सस्ता तेल दे रहा है और अब सऊदी अरब भी कम दाम पर कच्चा तेल बेचने के लिए तैयार है।